हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आइए बात करते हैं कक्षा छठी के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 12 विद्युत परिपथ। ये फिजिक्स का टॉपिक है दोस्तों। तो आइए पढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। विद्युत और परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम विद्युत का उपयोग अपने चारों ओर से ऐसे कार्यों का आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए कि हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तो तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत या विद्युत सेल से मिलती हैं। विद्युत सेल का विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक और धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क या चक्रिका होती है। चित्र 12.1 में यह दिखाया गया है दोस्तों कि एक धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क या चक्रिका होती है। दिखाया गया है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह या प्लस तथा एक ऋण चिन्ह माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल सिरा और दूसरा ऋणात्मक होता है। कि विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जो रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करता है दोस्तों, जो बैटरी जो टॉर्च का बैटरी होता है रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करते हैं। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब पढ़ते हैं कि चेतावनी दिया गया कि आपने विद्युत खंभों या विद्युत उपकरणों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार के चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानीपूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखें कि सुबाह जनित्र या पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, जनरेटर का भी विद्युत खतरनाक होता है। मत समझिए कि जनरेटर का विद्युत नहीं होता है। वो भी इसमें बोला गया कि यदि याद रखिए कि सुबाह या जनित्र पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का उपयोग करना चाहिए। चेतावनी दूसरा देखते हैं कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्बों जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदाचित न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल की रासायनिक पदार्थ की बड़ी तेजी से खर्च हो जाएगी। सेल कार्य करना बंद कर देंगे। आइए पढ़ते हैं आगे कि उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टॉर्च के बल्ब में टॉर्च कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर छिपा होता है। जिसे चित्र कांच का बाहरी चित्र 12.2 ए में दिखाया गया है कि टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। ये में दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पे दिखाया गया कि बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। बोलता है कि ये कांच के अंदर जो आवरण है इसके आवरण क्या होता है बोला गया। आइए क्रियाकलाप 1 देखते हैं। क्रियाकलाप 1 कि एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? चित्र 12.2 बी में दिखाया गया कि इसमें देखिए पतला तार दिखाया गया है दोस्तों। ये पतला तार कि बोलता है कि कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। चित्र इतना दिखाया। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दिखता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यदि यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे चित्र 12.2 बी में दर्शाया गया है। चित्र 12.2 में दर्शाया गया कि एक तंतु होता है बीच में वही जो जलता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। तो चित्र 12.2 बी में दिखाया दोस्तों। ये तंतु, ये ऊपर वाली ये तंतु है ना, ये ऊपर वाला तंतु ये एक नीचे दोनों से जुड़ा है। ये प्लस और माइनस दोनों जुड़ा है। ऊपर वाले से और नीचे वाले से ये जुड़ा हुआ रहता है। इसमें भी ये दोनों दिखाया गया है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। तो बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा या धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब की भी एक ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा
तथा विद्युत बल्ब दोनों में से दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं? पहला चेतावनी हमने पढ़ लिया था कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्तियों को बीच में जोड़े बिना आपस में कदाचित न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खत्म हो जाएंगे। हाँ, सही बोला दोस्तों। जब दो टर्मिनल होते हैं, विद्युत सेल के दो टर्मिनल को स्विच या बल्ब तथा बल्ब जैसी युक्तियों को बीच में जोड़े बिना आपस में कदाचित न मिलाएं। बोलता है कि बल्ब या स्विच को जोड़े बिना उसको कदाचित नहीं मिलाएं दोनों को, नहीं तो बहुत तेजी से इसका खर्च होता है। उसका जो रासायनिक जो विद्युत होता है, रासायनिक विद्युत उत्पन्न बहुत तेजी से खर्च हो जाते हैं। तो सेल कार्य करना बंद, तब सेल कार्य करना बंद कर देते हैं। इसको जब भी उपयोग में लाएं, एक स्विच लें और एक बल्ब लें, उसको टर्मिनल से जोड़ करके तब उपयोग करें, नहीं तो ऐसे जोड़ करके उसके रासायनिक पदार्थ तेजी से खर्च होते हैं। विद्युत बल्ब दोनों में से ही दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं? आइए 12.2 बात करते हैं। यहाँ 12.2 कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रिया क्लब 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। दो तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो बल्ब से चित्र 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। तो दोनों तारों से जुड़े हुए विद्युत सेल ये दिखाया गया दोस्तों 12.3 में। इसमें बल्ब के साथ तारों को जोड़ दिखाया गया कि 12.4 में दो तारों से जुड़ा हुआ बल्ब, चित्र 12.4 और 12.3 में ये दिखाया गया दो तारों से जुड़ा हुआ कि बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टोपी या बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 विभिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसे कि चित्र 12.5 में, जैसे 12.5 में दोस्तों यहाँ दिखाया गया है कि 12.5 में दिखा गया ए और 12.5 एफ में दिखाया गया, और ए और एफ या लास्ट में भी एफ में भी यहाँ दिखाया गया कैसे जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है। देखिए प्रत्येक अवस्था में बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक अवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए। पहला अवस्था के लिए हाँ दीप्त है, तो दोस्तों कि पहला अवस्था के लिए दीप्त है, और यहाँ ये एफ वाला ये भी दीप्त है या नहीं। आगे देखते हैं कि अब व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए, उनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्था से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो बल्ब दीप्त नहीं है और जो बल्ब दीप्त है उसको ध्यान से देखिए कि इसमें दोस्तों इसमें तार जुड़ा हुआ है, सर्किट इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सर्किट पूरा है, मतलब ये तार परिपथ पूरा है जुड़ा हुआ। इसमें देखिए यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ देखिए टूटा हुआ है, यहाँ देखिए एक ही सिरों को दोनों बल्ब से जोड़ दिया है, ये तो जलेगा नहीं। यहाँ भी छूटा हुआ है, यहाँ परिपथ देखिए ये एकदम जुड़ा हुआ है, ये परिपथ कंप्लीट है एफ में। चित्र 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुरूप बल्ब तक लाएं। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुरूप पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र 12.5 की तरह शेष व्यवस्था के लिए दोहराएं। तो क्या उन व्यवस्था में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। आइए 12.3 देखते थे विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में दोस्तों पेंसिल जो होता है कि जैसे जो पेंसिल होता है कि वो विद्युत का सुचालक होता है कि जैसे 12.5 ए में दिखाया गया कि इसमें ए में दिखाया गया है, इसको समझते हैं। ए में दिखाया गया है कि विद्युत सेल के एक टर्मिनल प्रारंभ करके अपनी पेंसिल को नोक को तार के अनुरूप बल्ब तक लाइए। तो अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुरूप पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को 12.5 में इस तरह शेष व्यवस्था के लिए भी दोहराइए। तो उन व्यवस्था में बल्ब दीप्त होता है। हाँ दोस्तों, जब परिपथ पूरा हो जाता है तो होता है कि उसे करंट फ्लो होने लगता है, जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है। ऊपर उठाना पड़ता है कि पेंसिल हमेशा विद्युत का दोस्तों उसमें सुचालक होता है। कि पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल में। आइए पढ़ते हैं कि आगे 12.3 कि विद्युत परिपथ दोस्तों, जब भी विद्युत परिपथ होता है तो तभी उससे होकर होता है कि धारा प्रभावित होता है। कि कोई भी देखिए यहाँ ए में दर्शाया गया है कि ए में विद्युत परिपथ पूरा एकदम कंप्लीट है, तभी जाके ये धारा प्रभावित हो रहा है। कि क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.a या चित्र देखिए 12.a में बोला गया, चित्र 12.a में और चित्र 12.5 या 12.5 एफ ये लास्ट में बोलता है ए और इसमें कि बोलता है कि ए और एफ में देखने को बोलता है कि विद्युत परिपथ इसमें कंप्लीट है, तब जाके करंट धारा प्रभावित हो रहा है। कि व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है।
विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है दोस्तों। ये इसलिए इसलिए ये जल रहा है। तो बल्ब केवल सभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो। जब संपूर्ण परिपथ कम हो जाता है तो तभी दीप्त होता है जब धारा प्रवाहित होता है विद्युत। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 देखिए 12.6 में देखिए विद्युत विद्युत परिपथ में धारा कैसे किस दिशा में प्रवाहित है। देखिए दोस्तों किस दिशा में दिखाई गया प्रवाहित होता है विद्युत परिपथ में धारा की दिशा। देखिए हमेशा होता है कि प्लस माइनस होता है, प्लस से धारा प्रवाहित होता है, माइनस की ओर इधर जाता है। क्यों? विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाता है। वही बोला गया कि यहाँ पे कि ये टर्मिनल है विद्युत धारा हमेशा ये प्लस टर्मिनल से ये हमेशा ये माइनस टर्मिनल तक फ्लो होता है कि और जब बल्ब के टर्मिनल को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होता है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। जब भी विद्युत धारा एक सर्किट कंप्लीट होना मतलब विद्युत धारा तभी प्रभावित होता है, परिपथ पूरा संपूर्ण हो जाता है, तभी जाकर बल्ब जलने लगते हैं। कभी कभी विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता है। कभी कभी होता है कि विद्युत सेल से जुड़े हुए भी नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। हाँ, फ्यूज जब भी फ्यूज होने के बल्ब यदि फ्यूज हो जाएगा ये धारा उससे कंप्लीट प्रभावित नहीं होता है तो वो बल्ब नहीं जलते हैं। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए क्या इसका तंतु अक्षुण्य है कि फ्यूज बल्ब को देखा गया इसमें देखिए दोस्तों इसमें तंतु है ही नहीं। आगे बात कर देखिए कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना या बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाना। जब भी होता है दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का परिपथ टूट जाएगा तो उससे धारा प्रभावित होता है, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण यह दीप्तमान नहीं होता। विद्युत धारा जब प्रभावित न होगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं। क्या अब आप बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी सी डी ई में आपके प्रयास पर भी बल्ब दीप्तमान क्यों नहीं होता है? आइए देखते हैं बी सी और डी ई में। ये चित्र इसमें आगे दिखा गया है कि इसमें देखिए बी सी और डी और ई में देखिए बल्ब क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें देखिए कि विद्युत परिपथ एकदम संपूर्ण विद्युत परिपथ कंप्लीट नहीं, विद्युत पूरा एक नहीं है, जिसके कारण देखिए यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा हुआ है, ये कंप्लीट परिपथ नहीं है, जिसके कारण देखिए इसमें एक ही में जोड़ दिया, इसमें भी ये कंप्लीट नहीं, वही बोला गया। आइए आगे बात करते हैं कि अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तमान कैसे किया जाता है। कि क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप फिर देखते हैं कि एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले ही तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए गए हैं तार की एक सुई को बल्ब के धातु के टॉर्च के चारों ओर। 12.7 में ये दर्शाया गया कि घर में तैयार की गई टॉर्च, ये दिखाया गया घर में तैयार की टॉर्च। एक सिरे को बल्ब के धातु के टॉर्च के चारों ओर लपटिए तथा तार के दूसरे सिरे को रबर की सहायता से विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल टर्मिनल से हटाइए तो क्या बल्ब अभी प्रकाशित है? तो यह टॉर्च को ऑन या ऑफ करने की समान नहीं है। जब भी तो पहले देखते हैं बूझो क्या कह रहे हैं कि पहले क्या कह रहे हैं कि पहले के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था से बल्ब जलेगा? वो तो इसके पास दूसरी व्यवस्था। देखिए ये कैसे करके बल्ब जला रहे हैं। विद्युत स्विच आगे देखते हैं कि 12.4 में कि विद्युत स्विच देखते हैं कि क्या है। विद्युत स्विच के बारे में जानते हैं कि घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। तो यह एक साधारण विद्युत स्विच था, इससे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। जब भी बल्ब को नोक से या उसके विद्युत सेल की नोक से हटाते हैं या उसको स्पर्श करते हैं तो ये एक सुविधाजनक ये तरीका नहीं है दोस्तों, इसका उपयोग ये सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। इसलिए सुविधाजनक स्विच बनाने क्रियाकलाप को आप दो ज्वाइनिंग पिन या एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप दो तार तथा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है। चित्र 12.8 में दिखाया गया है कि यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। दोस्तों स्विच इसी तरह बनाए जाते हैं कि इसको इस तरह व्यवस्थित किया कि एक लकड़ी का बोर्ड में कि एक पिन को इसमें जब भी स्पर्श किया जाता है तो ये जलने लगता है, जब भी पिन को हटाया जाता है तो ये बल्ब नहीं जलते हैं। इस तरह ये स्विच का काम करते हैं। चित्र 12.8 में दिखाया गया है कि यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। कि अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट से इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। 12.9 में दिखाया गया है कि इसमें पूरा कि स्विच सहित विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए इसमें देखिए दोस्तों कि इसमें एकदम सही है। स्विच इस तरह है कि इसको जब भी इसमें स्पर्श करेंगे ये बल्ब जलने लगा, परिपथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब जलने लगेगा। स्विच दिखाया गया विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह की घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए, होता है कि उस तरह इसको स्वतंत्र करके
इसको इसको स्वतंत्र से रखा जाता है ताकि दूसरे सिरा को आसानी से छू सके, दूसरे ड्राइंग पिन को छू सके। आप क्या देखते हैं, अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए, क्या बल्ब अभी भी जलता रहता है? तो जब जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तो तब वो दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करते कहते हैं तो जब दोनों ड्राइंग पिनों के बीच रिक्त स्थान भरता है। तो जैसे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ देखिए ये हटा हुआ है, जो ही ये सट जाएगा तो जलने लगेगा। तो चित्र 12.10 में दिखाया गया है। ये चित्र देखिए दोस्तों, 12.10 में दिखाया गया किस तरह से ये स्विच इसमें एक पिन दूसरे पिन से स्पर्श किया हुआ है। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता है, अतः विद्युत सुरक्षा पिन होता है कि विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होते हैं। जब भी ये इसे एक पिन दूसरे पिन से टच होता है तो ये सुरक्षा पिन अपने से होकर के से विद्युत धारा प्रभावित होने देता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान हो जाते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है। जब सुरक्षा पिन होता है कि दूसरी ड्राइंग पिन से टच नहीं करेगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा। तो इस तरह के ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता है। तो इस दशा स्थिति में स्विच ऑफ हो जाता है। जब परिपथ पूरा नहीं होगा तो उससे धारा प्रभावित नहीं होगा। इस स्थिति में वो ऑफ कहलाता है। जैसे दोस्तों देखिए किस स्थिति में ऑफ है, किस स्थिति में ऑन है। देखिए दोस्तों यहाँ इसमें ये हटा हुआ है, इसे जब भी ये पिन इसे टच होगा बल्ब जलेगा। इस स्थिति में ये ऑफ है। इसमें देखिए इसमें ये ऑन है, इसमें एक पिन दूसरे पिन से स्पर्श किया हुआ है तो ये ऑन है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकते हैं। स्विच एक सरल युक्ति जो परिपथ जोड़ या तोड़ सकते हैं। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। कि स्विच एक सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ तथा तोड़ सकते हैं तथा घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। घर में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। उसके डिजाइन जटिल। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग करते हैं। क्रियाकलापों परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किसी प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। आइए इसका पता लगाएं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका ये बूझो। देखते क्या बोलते हैं कि चित्र बोलता है कि 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आर्य को चित्रित किया गया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। जब तो क्या आप चित्र में की लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? इसमें दिखाया गया कि क्या इसको परिपथ को कैसे कंप्लीट किया जाता है कि एक टॉर्च का आंतरिक आर्य विद्युत सेल। इसमें देखिए दोस्तों कि यहाँ देखिए ये तो प्लस माइनस ये परिपथ पूरा है, कंप्लीट है। और नीचे वाला ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इसे भी ये भी परिपथ, ये अलग परिपथ है और ये अलग परिपथ जाके इससे टच होता है या बल्ब से टच होता है। दोनों परिपथ यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक परिपथ ये है, एक परिपथ ये दोनों सर्किट कंप्लीट हो जाता है जिसके कारण ये बल्ब जलने लगता है। परिपथ कंप्लीट हो जाता है। परावर्तन, इसमें देखिए दोस्तों इसमें परावर्तन के भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये ग्लास लिया गया है कि जो ये परावर्तन सतह है, ये परावर्तन सतह है कि इसमें जो ही जलता है तो आगे की ओर रोशनी देता है। ये प्लास्टिक का आवरण है। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए ये विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको वो चित्र 12.12a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरों मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाइए ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? तो अब आप इस अव्यवस्था को पदार्थ के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं अथवा नहीं। देखिए दोस्तों, तो 12.12a में चालक परिपथ दिखाया गया है और 12.12b में चालक परिपथ दिखाया गया है। इसमें एक में दिखाया गया, इसमें बी में दिखाया गया कि क्या चालक परिपथ चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब जलने की जांच करना, ये दिखाया गया है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार की पदार्थों जैसे कि सिक्के, कॉर्क, रबर, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी के टुकड़ों, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज तो पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों को स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी से स्पर्श करें। बोलता है कि चालक के परिपथ को परीक्षित करने के तारों को स्वतंत्र प्रत्येक नमूने को बोलता है बार से चेक करने के लिए जितने भी एक मोमबत्ती, सिलाई, टुकड़ा, एल्युमिनियम, लकड़ी, स्केल, बोलता है कि सबको 12.12b में जैसे दिखाया गया है कि इसमें चाबी को उपयोग किया गया। तो बोलता है अलग अलग करके सब प्रयोग कीजिए। लकड़ी को, चाबी को, पिन को, किसी को मोमबत्ती को, अलग अलग पेंसिल को। आइए सारणी 12.1 के समान अपनी नोट में एक सारणी बनाइए तथा अपने परीक्षणों को अंकित कीजिए। सारणी 12.1 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु जैसे चाबी होता है कि दोस्तों चाबी धातु होता है, बल्ब जलता है। हाँ, ये रबर पदार्थ किसे बनाइए, रबर का बनाता है, बल्ब जलेगा नहीं बनेगा। स्केल प्लास्टिक होता है, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। इसको बोलते हैं कि चेक करने के लिए आपको। माचिस की तीली लकड़ी होता है, इसे बल्ब नहीं जलेगा। कांच की छुरी ये कांच होती है, इसे बल्ब नहीं जलेगा। लोहे की धातु होता है, हाँ, इसे बल्ब जलेगा। आप क्या पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे जलाने पर बल्ब दीप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है
है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित करता है। दोस्तों, जब भी कांच पदार्थ उसके परिपथ में लाते हैं तो उसे बल्ब नहीं जलते। इससे क्या होता है कि कोई भी पदार्थ अपने अपने होकर अपने अंदर से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो विद्युत धारा से अपने अंदर से प्रवाह होने देते हैं वो तो जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, विद्युत चालक या विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत चालक होते हैं, जो विद्युत धारा अपने होने से पदार्थ को प्रभावित होने देते हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होते। जो विद्युत रोधक होता है, जो अपने अंदर से, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया दोस्तों, ये लकड़ी हो गया, ये विद्युत रोधक हो गया, ये अपने अपने अंदर से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देते हैं। जो विद्युत चालक जैसे एल्युमिनियम, पेंसिल जो ग्रेफाइट जो होता है, उसके बाद लोहे, इस सब से विद्युत चालक हो गया। ये सारणी बरपंडे की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताएंगे जो विद्युत चालक, तो उन पदार्थों को जो विद्युत रोधक है उसमें बोला गया सारणी में बताएंगे। आइए बात करते हैं विद्युत चालक क्या। विद्युत चालक आपको लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, विद्युत रोधक हो गया, विद्युत रोधक लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब विद्युत रोधक है। आपने क्या निष्कर्ष निकालता कि कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से पदार्थ विद्युत रोधक है? अध्ययन चार कि उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं क्यों परिवर्तित की जाती है। कि आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें कि जिसमें हमें स्विच को साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9 जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए हैं नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थानों में जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्यमान नहीं था। 2 पिन के बीच में जब वायु थी तो दीप्यमान है। इसका अर्थ है कि वायु भी विद्युत का रोधक है। वायु क्या होता है? विद्युत का रोधक है। जब 2 पिन उसमें 2 ड्राइंग जब पिन आपस में टच नहीं थे तो उस बीच में वायु था। वायु क्या है? विद्युत का कुचालक है, विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे स्विच विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों या प्लग के ऊपर के भाग या स्विच विद्युत उपकरणों के अन्य भागों जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक जो विद्युत का जो उपकरण होता है जिसको स्पर्श करते हैं, जैसे स्विच अन्य भाग को उसे प्लास्टिक या रबर से बनाया जाता है, जिससे उनसे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। अब चेतावनी बोलता है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। बोलता है कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बोलता है कि दोस्तों आपका शरीर है विद्युत का बहुत बड़ा चालक है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता है। जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट से होता है, जो नीचे पैर से लेकर एकदम सर तक बहुत तेज से ब्लड फ्लो होता है। इसलिए बोला गया कि आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय सावधानी बोलता है कि सावधानी बरतना चाहिए। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है दोस्तों इस पर ये। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज क्लास में इतना ही, अगली क्लास में देखेंगे। इसमें जो भी इसको अभ्यास करना दोस्तों, इस सारांश दिया गया है कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो टर्मिनल से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त होता है। विद्युत बंद परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता या अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये अभ्यास करना दोस्तों, इसको जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप इस चैप्टर में कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसको एक बार दोबारा से वीडियो देखना, इसको अभ्यास करना। तो दोस्तों थैंक यू। क्रियाकलाप